हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इको 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्री रिक्वेस्टीज, कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बेनिफिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर्स। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि एक सेम प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस जो है वो मुख्तलिफ, जितने भी कस्टमर्स आएँ उनसे मुख्तलिफ चार्ज करे जो कि सेल करने वाला है। आप मिसाल ले सकते हैं कि एक शू मार्केट है। आप अगर शू मार्केट में किसी एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर वो शूज़ वगैरह अगर सेल कर रहा है, तो आप उससे जो फर्स्ट कस्टमर आता है उसको वो शूज़ जो है 1000 रुपीज़ के देता है, और सेकंड कस्टमर आता है तो उसको वही शूज़ वो 1200 के दे देता है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है कि मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ किस्म की प्राइजेस एक सेलर जो है वो चार्ज कर रहा होता है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। A seller with a degree of monopoly power has the ability to price discriminate। अगर हम ये बात करें कि किसके पास ये पावर होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि मोनोपोली पावर होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम पिछले उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली ये होती है कि वो चीज़ सिर्फ एक ही सेलर के पास हो एक मार्केट के अंदर। जैसे एक यूनिक शूज़ है, वो हाथ का डिज़ाइन किया हुआ शूज़ है, या एक डिज़ाइनर शूज़ है, वो उसी स्पेसिफिक शॉपकीपर के पास है। तो जब उस शॉपकीपर से आप लेंगे तो उसको पता है कि ये चीज़ सिर्फ मेरे पास है, तो ये उसकी मोनोपोली पावर हो गई कि वो एक यूनिक सेलर है उस प्रोडक्ट का। तो दैट्स वाई वो चार्ज करता है अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्राइस। इसकी टाइप्स क्या होती हैं? 3 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे पीडी से मुराद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि इस टाइप के अंदर एवरीवन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे, यानी कि हर किसी को इस तरीके से चार्ज किया जाता है जितना वो पे कर सकता है। सेलर कैन चार्ज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन आइडेंटिकल गुड्स आर सोल्ड आर डिफरेंट प्राइसेस टू ईच इंडिविजुअल कस्टमर। Obviously, the seller is not always going to be able to identify who is willing to pay more for certain item, but when he or she can, his profit increases। यानी कि यहाँ पे अगर आप मिसाल ले लें, ज़्यादातर ये होता है कि एक जो सेलर होता है वो आपकी लुक से या आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ड्रेसिंग से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अब जिस चीज़, जो शॉपकीपर होते हैं वो इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे आप एक काम करते हैं तो एक आपकी स्किल जो है वो डेवलप होती रहती है, और एक वक्त आता है कि आप उस स्किल के एक्सपर्ट कहलाने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो शॉपकीपर होते हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो जो कस्टमर है उसकी लुक्स को देखकर उसके पास जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कस्टमर के पास अगर एक महंगा मोबाइल है, या उसके हाथ में एक टच स्मार्ट वॉच है, या उसने कोई रिंग्स वगैरह पहनी हुई हैं, तो वो उन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कस्टमर किस टाइप का है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कि ये कितनी कॉस्ट तक चीज़ खरीद सकता है। तो वो उस तरीके से उसको चार्ज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेलर इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हु इज़ विलिंग टू पे मोर सर्टेन आइटम्स। यानी कि ये सिर्फ जो है ये एक अजम्पशंस है, वो एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार उसका अंदाज़ा सही हो। बाज़ औक़ात वो गलत भी होता है और वो खैर वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज इस तरीके से करता है। तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इस टाइप के अंदर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज टू कस्टमर हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज़। यानी कि एक, जैसे आपने होलसेल की मिसाल सुनी होगी और एक रिटेल मार्केट की मिसाल सुनी होगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं यार कि एक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे चीज़ें होलसेल में मिलती हैं, आप वहाँ चले जाएं। तो वहाँ जब आप जाकर आप रिटेल 1 या 2 पीस लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको तकरीबन उसी प्राइस पे मिलती है जैसे कि आपको अपनी करीबी मार्केट से एक रिटेलर देता है, लेकिन आपको होलसेलर से भी उसी प्राइस में मिल रही होती है। क्योंकि होलसेलर को अगर आप बोलते हैं कि मैं 100 पीस लूँगा या 50 पीस लूँगा या 250 पीसेस लूँगा, तो वो फिर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देता है। ये तो क्वांटिटीज़ के ऊपर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आती है कि कस्टमर को क्वांटिटीज़ के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी मिसाल दे रहे हैं कि आप एक रिटेल स्टोर पे गए तो वहाँ पर एक होता है कि 2 पैक ऑफ टी शर्ट्स, 3 पैक ऑफ टी शर्ट, इस तरीके से लगा हुआ होता है। अगर आप एक टी शर्ट लेंगे तो आपको 700 की मिलेगी, लेकिन अगर आप पैक ऑफ 3 लेंगे तो आपको 1500 की मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि क्वांटिटी की बेस्ड पर
ये चीज़ जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। पहले में सेलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर किस टाइप का है, फिर उसको चार्ज करता है, और सेकंड डिग्री में जो है आप अगर क्वांटिटीज़ ज़्यादा ले रहे हो तो आपको सेलर जो है वो डिस्काउंट देता है या प्राइस में थोड़ी सी कंसेशन देता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इन दिस टाइप सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट्स। यानी कि इसमें आप के एक कोका कोला की मिसाल ले सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले सकते हैं कि आप अगर वो चीज़ अपने इलाके की दुकान से लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक मिसाल ले लें कि वो 60 to 70 रुपीज़ की एक जो है वो 500 ml की जो है वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। लेकिन अगर उसको आप जाके यूनिवर्सिटी कैंपस से लेते हैं तो वो आपको 70 to 80, 90, 100 रुपीज़ की मिलती है। और इसी को आप अगर एयरपोर्ट या किसी बड़े मॉल वगैरह से लेते हैं तो वो आपको 150 इवन 200 तक भी मिलती है। तो ये डिफरेंट मार्केट्स के अंदर या डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट होती है वो थर्ड डिग्री के अंदर आती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाउ कैन अलाउ फर्म मेकिंग लूजेस टू मेक प्रॉफिट। यानी कि एक फर्म अगर लॉस कर रही हो तो उसको प्रॉफिट करने में ये मदद देती है। इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बेनिफिट क्या होते हैं कि विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये जो एरिया है P1, X, Q1 और O, P1, X, Q1 और O, ये जो एरिया है ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के विदाउट। यानी कि ये जो प्राइसेस आ रही हैं ये डिमांड कर्व भी कहलाता है, और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एवरेज रेवेन्यू का भी कर्व कहलाता है। यानी कि जब आप देखें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जो है यहाँ तक क्वांटिटीज़ हमें सेल करनी पड़ रही थी और ये हमें इस प्राइस पे सेल करनी पड़ रही थी। जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया तो हमें यहाँ पे सेल करनी पड़ी। ये जो येलो डॉटेड लाइंस हैं स्मॉल और जो बड़ी डॉटेड लाइंस है, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी भी कम सेल करना पड़ी और ज़्यादा प्राइस हमें मिल गई। ठीक है, आपने ग्राफ को समझने के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ें प्लॉट हुई हुई हैं, वाई एक्सिस पर क्या चीज़ें प्लॉट हुई हैं, ये आपने देखना है और उसके बाद आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्राइस प्लॉट हुआ हुआ है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्यू फॉर क्वांटिटी प्लॉट हुई हुई है। यानी कि जब आप प्राइस 1 पे Q1 क्वांटिटी सेल करते हैं तो अब ये जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी, इस तरफ क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी बेच रहे थे कम प्राइस पे विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि आपको कस्टमर को ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ रही थी और आप उसके प्राइस भी कम ले रहे थे। जब आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई किया तो क्या हुआ, अब आप प्राइस भी ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि P1 से P2 ऊपर है और Q1 से Q2 पीछे आ गया। यानी कि आप कम क्वांटिटी दे रहे हैं और प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो गेन आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो एरिया है ग्रीनिश कलर का, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये आपको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप पहले सिर्फ यहाँ तक थे, अब यहाँ पर चले गए। ये जो एरिया है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट है, ये गेन हो रहा है आपको। अब इसमें देखें मार्केट X, मार्केट Y, और ये दोनों मार्केट का टोटल दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखें 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं आप मार्केट X में, मार्केट Y में जो है आप 2000 बना रहे हैं, और दोनों का प्रॉफिट अगर दोनों अगर मर्ज करें तो 3000 रुपीज़ का जो है आपको मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया टर्निंग लॉस इनटू प्रॉफिट। बिल्कुल सेम वही ये वाली मिसाल है जैसे हमने यहाँ पर लिया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। देखें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जब हम बेच रहे थे तो ये Q1 क्वांटिटी हम सेल कर रहे थे और प्राइस 1 थी हमारी। जब हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई किया तो हम प्राइस 2 पे सेल कर रहे हैं और Q2 देखें क्वांटिटी ये है, यानी कि P2L, Q2 और O, और P1S, L और P2, ये जो है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बाद ये जो एरिया है यहाँ पर हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट हो रहा है। यानी कि लॉस को जो है वो हम प्रॉफिट में मेर्ज कर रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम अपने हैंडआउट पे वापस आ जाते हैं। सॉरी, प्री रिक्वेस्ट इज कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दैट मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट। यानी कि ये अजम्पशंस हैं या कंडीशन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कौन सी मार्केट्स में कर सकते हैं। द मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट, मार्केट जो है आज़ाद होनी चाहिए। इससे मुराद क्या है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द डिफरेंट कस्टमर टू आर्बिट्रेट द प्राइस डिफरेंस इन द मार्केट। आर्बिट्रेट से मुराद ये होती है कि कुछ चीज़ें जो हैं किसी मार्केट में कम प्राइस पे मिल रही होती हैं, दूसरी मार्केट पे कुछ ज़्यादा प्राइस पे मिल रही होती हैं, और किसी और मार्केट पे उससे ज़्यादा प्राइस पे मिल रही होती है। लेकिन पूरी मार्केट में अगर एक मार्केट में वो चीज़ 100 रुपीज़ की मिल रही है और अगर उसी मार्केट में वो चीज़ 50 रुपीज़ की भी मिल रही होगी, तो बिल्कुल ये बताना चाह रहे हैं कि कस्टमर के पास आर्बिट्रेट मिल जाएगा तो वो 100 रुपीज़ की चीज़ लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई 50 रुपीज़ की चीज़ मिल रही है तो वो 50 की लेगा, 100 की क्यों लेगा। तो इस वजह से बोल रहे हैं द मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि ये भी 100 का दे रहा है तो सबको 100 की ही देनी चाहिए। फर्म शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट।
फर्म के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्राइस को थोड़ा चेंज कर सके, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सके। इससे मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो प्राइस बढ़ा दे कि मैं 100 की सेल करूँगा, लेकिन 2-3 कस्टमर जो है, 2-3 शॉपकीपर जो हैं वो आराम से 50 की सेल करें, तो जिसने 100 रुपीज़ बढ़ाए हैं वो तो कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हो गया ना। तो यहाँ पर वो प्राइस बढ़ा ही नहीं सकेगा, कि वो प्राइस टेकर बन जाएगा, ना कि प्राइस मेकर बने। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर शुड बी डिफरेंट, यानी कि कस्टमर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए हर कस्टमर की। बेनिफिट क्या होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर देखें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर एक बंदा बढ़ा देता है और प्राइस, और 3 जो शॉपकीपर हैं वो उसकी प्राइस बढ़ाते ही नहीं है, तो ये तो हार्मफुल हो गई ना। लेकिन अगर सब मिलकर प्राइस बढ़ाते हैं तो ये बेनिफिशियल हो गई, तमाम के लिए बेनिफिशियल हो गई। अब ये जो हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है। तो ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक यहीं तक था। ठीक है। ये जो येलो हाईलाइटेड नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो ईमेल के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। आपको जो सूटेबल करे आप वहाँ पर आके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी पर्सन आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसकी खुसूसियात क्या होती हैं कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होना चाहिए कि उसकी खसूसियत ये होनी चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होने चाहिए और एंट्री बैरियर जो है वो नहीं होने चाहिए। वैसे क्या होता है मोनोपोली में कि एंट्री बैरियर होते हैं और बहुत स्मॉल नंबर्स ऑफ सायल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए और एंट्री बैरियर्स नहीं होने चाहिए। इन दिस टू रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक परफेक्ट कंपटीशन। अगर ये दो एजम्पशंस हम ले लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है या उसके करीब करीब हो जाता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर्स क्या होती हैं? वो फर्म्स जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से बढ़ा ना सकें, बट नॉट इन द एक्सट्रीम सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्म्स जो हैं वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल ना हो प्राइस बढ़ाने के लिए, बल्कि उनके पास तो होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। थोड़ी बहुत उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकें। प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड एंड दिस रिस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस और आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट थोड़े बहुत डिफरेंशिएट होने चाहिए एक दूसरे से। A firm making profit in the short run will break even in the long run because demand will decreases and average total cost will increase। ये हम पीछे लेक्चर नंबर 16, 17, 18 में ये टॉपिक बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि एक टर्म होती है, एक कंडीशन होती है, वहाँ तक जो है वो फर्म जो है वो प्रॉफिट बना रही होती है। जैसे आप एक शिप्स बनाने वाली कंपनी की मिसाल ले लें कि जब तक वो 1 यूनिट सेल करती है तो वो 0 प्रॉफिट कमाती है क्योंकि सारी उस पर कॉस्ट आ जाती है। जब वो 2 यूनिट सेल करती है तो वो एक मिसाल ले लें कि 10 रुपये का प्रॉफिट बनाती है, 3 पे 20 रुपये का प्रॉफिट बनाती है, 4 पे 40 रुपये का प्रॉफिट बनाती है, 5 पे 50 का। लेकिन जब 6 पे आती है तो उसका प्रॉफिट 45 हो जाता है, हालांकि होना 60 चाहिए। उस जगह पे क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आपके जो वर्कर्स हैं, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो मैक्सिमम आउटपुट थी वो सिर्फ 5 शिप्स तक थी। जब उसको आप मैक्सिमम आउटपुट से ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको मशीन्स बढ़ानी पड़ेंगी, फैक्ट्री प्रोडक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी जो कॉस्ट है वो कवर होना शुरू होगी। अगर आप उन्हीं फैक्ट्री प्रोडक्शन से उनकी मैक्सिमम आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। दिस मीन्स इन द लॉन्ग रन आ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म विल मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि लॉन्ग रन में जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बनाती है। यानी कि अगर आप लॉन्ग रन में जाएंगे तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगा, वहाँ पर आपको रिसोर्सेज ऐड करना पड़ेंगी, सारी चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद एक टाइम चलेगा, फिर जाके आप एक प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। दिस गिव द कंपनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी इट कैन राइज इट प्राइसेस विदाउट लॉसिंग ऑल ऑफ इट्स कस्टमर। जैसे कि मैं यहाँ पर आईफोन की मिसाल आपको दूंगा। एप्पल की मिसाल में क्या होता है कि एप्पल अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाता है और बाज़ जगह पर यह भी कोट किया जाता है कि जितने एप्पल के कस्टमर्स हैं, जितने मार्केट में लोग अवेलेबल होते हैं एप्पल के मोबाइल को ख़रीदने के लिए, एप्पल उतने मोबाइल बना ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जितने मोबाइल बना के सेल कर पाता है उससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। और अगर वो प्राइस बढ़ाता भी है तो उसके कस्टमर इधर उधर नहीं जाते क्योंकि वो ब्रांड से लॉयल हैं। एप्पल के कस्टमर जो हैं वो लॉयल है। आपने देखा होगा एक बंदा अगर आईफोन यूज़ करता है आपके इर्द गिर्द तो उसको आप जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें वो एंड्रॉयड या दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं आता, क्योंकि उसकी एक लॉयल्टी और एक उसका टच क्रिएट हो जाता है, वो ब्रांड लॉयल हो जाता है। शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है। इसको यहाँ पर दोबारा डिफाइन किया जा रहा है, तो हम बिल्कुल सिंपल से इसको पढ़ेंगे। द शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर पॉसिबल बट इन द लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्नड।
यानी कि बोल रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में तो आप नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनेंगे, यानी कि जो आपकी कॉस्ट लगेगी आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ऊपर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बना सकते। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल का प्रॉफिट क्या होता है इसकी हम डिटेल लेक्चर नंबर 16 में बता चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 16 लें, वो बहुत बेसिक है इकोनॉमिक्स की जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसके लिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर्स को समझने के लिए। तो लेक्चर नंबर 16 आप लें। मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स 401 की पूरी एक फाइनल टर्म की एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके सारे लेक्चर ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन वेयर द AR कर्व बिकम द टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि बोल रहे हैं इसमें इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेज होता है जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता है, सही है। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और वो किस टाइम अचीव होता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जब एवरेज कर्व जो है टेंजेंट पोजीशन में आ जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व के। अब ये आपको ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। ये देखें, अब प्राइस 1 ले लें, प्राइस 2 को बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब इस यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखें ये लॉन्ग रन के लिए दिखा रहे हैं, ये शॉर्ट रन के लिए दिखा रहे हैं। ये वाली पिक्चर जो है और ये PL जिसके साथ आ रहा है तो ये लॉन्ग रन के लिए दिखा रहे हैं। अब देखें शॉर्ट रन में जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो इसके टेंजेंट हो जाता है, ये देखें यहाँ पे जो डिमांड का कर्व है AR के, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है इसके जब टेंजेंट हो जाता है तो QS क्वांटिटी सेल हो रही होती है PS प्राइस पर, और देखें ये ऊपर है, यानी कि आप अगर लॉन्ग रन का देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और फर्म जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ से देखें नीचे है और क्वांटिटी जो है बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रही है, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। लॉन्ग रन पे क्या होता है कि QL पीछे हो जाता है। इसी वजह से बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन के अंदर तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, यही ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये करने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। VU एक्सपर्ट टीचिंग चैनल को सपोर्ट करें। तो आपकी सपोर्ट की जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।